नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले देखते हैं आज की फिक्र की बड़ी खबरें क्या हैं। सरकार ने पहले कहा था कि अब कोरोना से हम उबर रहे हैं और अब इकोनॉमी की रिकवरी वी शेप में होगी, लेकिन अब बजट क्या कहता है, आज होगा इसका विश्लेषण। टैक्स में कोई राहत न मिलने से देश का मध्यम वर्ग आज उसमें आज थोड़ी सी मायूसी है, लेकिन आज हम आपको सरकार के उस वायदे के बारे में बताएंगे जो दावा करता है कि बजट ठोस फायदा पहुंचाने वाला है। और फिर बात करेंगे कैसे बजट पर कोरोना का असर देखा, कोरोना की वजह से इस बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए खजाना खोल देने का क्या असर होगा, ये भी बताएंगे। ये बजट किसान आंदोलन के बीच पेश किया गया बजट है और इसमें सरकार ने अपनी नीतियों से यह दिखाने की भरपूर कोशिश की है कि देश के चौराहे पर किसानों को भ्रमित करके बैठाया गया। देश के बजट में उन राज्यों से खास मेहरबानी दिखती है जहां चुनाव होने को है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक किन राज्यों पर धन वर्षा हुई है, इसका विश्लेषण करेंगे। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया, जिसके बाद दिन भर यह चर्चा होती रही कि सरकार ने मिडिल क्लास को कुछ नहीं दिया। आम लोगों को इस बजट से कुछ नहीं मिला। आमतौर पर हम लोगों को बजट तभी समझ में आता है जब टैक्स में छूट मिलती है या जब हमारी जरूरत के मुताबिक सामान सस्ता हो जाता है, लेकिन इस बजट में सीधे सीधे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। इसीलिए चर्चा तेज हो गई है कि बजट मिडिल क्लास के लिए नील बटा सन्नाटा। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि बजट मिडिल क्लास के लिए ही है, आम लोगों के लिए ही है, क्योंकि कोरोना काल ने लोगों से नौकरियां छीनी, जीने का जरिया छीना। ऐसे में बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला, अर्थव्यवस्था को वी शेप में लाने वाला बजट माना जा रहा है। बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 103 लाख करोड़ का ऐलान किया। इसके लिए 6500 के प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। ये प्रोजेक्ट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी NIP के तहत लॉन्च हो रहे हैं। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी और करीब 2 करोड़ रोजगार पैदा होंगे। हम इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई भी सेक्टर तभी मजबूत होता है जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है। इसीलिए मोदी सरकार ने बजट में इस पर ज्यादा जोर दिया है। अब जानिए कि इस बजट का 103 लाख करोड़ रुपए किन किन सेक्टर पर खर्च होगा। हाउसिंग, पीने का पानी, एनर्जी, हेल्थ केयर, शिक्षण संस्थान, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, मेट्रो, रेलवे लॉजिस्टिक्स और सिंचाई के क्षेत्र में प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। मतलब सरकार ने सीधे सीधे फायदे वाले बजट पर जोर नहीं दिया है, बल्कि लॉन्ग टर्म लाभ और देश को आत्मनिर्भर बनाने पर ज्यादा जोर दिया गया है। तभी तो 24 सालों में पहली बार बजट के दिन सेंसेक्स ने इतनी लंबी छलांग लगाई है। आज बजट के दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 2324 अंक यानी करीब 5% की बढ़त के साथ 48,600 के पार बंद हुआ, जबकि पिछले साल बजट वाले दिन सेंसेक्स करीब 2.5% नीचे गिरा था। आपको यह भी बता दें कि पिछले 12 साल में 5 बार ही ऐसा हुआ है जब बजट पेश होते होते शेयर मार्केट ऊपर चढ़ा। लेकिन इस बार बाजार के उछाल ने निवेशकों में नई उम्मीद जगाई है, आम लोगों में सरकार के प्रति भरोसे को जन्म दिया है। कोरोना से जूझते देश ने यह जताने की कोशिश की है कि यह न्यू इंडिया का बजट है। This will develop capacities of primary, secondary and tertiary care health systems. आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। New centrally sponsored scheme, PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana, will be launched with an outlay of about 64,180 crores. आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। यथार्थ का एहसास भी, विकास का विश्वास भी, आत्मनिर्भरता का विजन भी और हर एक नागरिक का समावेश भी। देश के प्रधान के मुताबिक 2021 के बजट का सार यही है। इसलिए इस बजट में कश्मीर का भी जिक्र है और कन्याकुमारी का भी। विकास का विश्वास भी है। चुनौतियों की परिस्थितियों से भारत को उभार कर आत्मनिर्भर भारत के प्रति समर्पित आज का ये बजट रहा। सतत सरकार ने अपने कर्मठ प्रधानमंत्री के माध्यम से देश की हर चुनौती का सामना करने के लिए देश का वो सहारा बने। लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत का है, सपना विश्व के नक्शे में शीर्ष पर भारतवर्ष के काबिज होने का है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहद मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कनेक्टिविटी। 2021-22 के बजट में वित्त मंत्री ने 4 राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और असम के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की घोषणा की। तमिलनाडु में 3,500 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए, केरल में 1,500 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 65,000 करोड़, बंगाल में 675 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 95,000 करोड़ और असम में 1,300 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 3,400 करोड़ रुपए दिए गए। कहते हैं कि अगर गांव जितनी जल्दी सशक्त होगा तो देश उतनी ही रफ्तार से बुलंदियों को छुएगा। इसलिए इस बार रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा मजबूत करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। पिछले साल सरकार ने इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन जिसकी घोषणा मैंने दिसंबर 2019 में की थी, वह अपने आप में एक अलग प्रकार की योजना थी। पूरी जो सरकारी योजना है जो कि भारत सरकार द्वारा की गई है, NIP, इसकी 6,805 परियोजनाओं के साथ शुरू की गई थी। लगभग 217 जो परियोजनाएं हैं जो कि 1.10 लाख करोड़ के हैं। कुछ मूलभूत परियोजनाओं के और मंत्रालय के तहत उनको पूरा कर दिया गया है। बुनियादी ढांचे के निर्माण और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए वित्त मंत्री ने एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी DFI स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। इसका गठन 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में भारत निर्यात करने वाला देश बने। ये पार्क 3 साल में तैयार किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पावर सेक्टर के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। बिजली के क्षेत्र में सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं, जिससे देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलेगी। सरकार ने हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगी और इस बजट में भारतीय रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। आज के बजट पर अब से कुछ देर पहले मैंने वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी से खास बातचीत की है। अब आप सिर्फ 7 मिनट में उनसे बजट का पूरा निचोड़ समझिए। अनुराग जी, देखिए, मैं पहले आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा यहां पर कि इस इंटरव्यू का जो मकसद है वो ये है कि अगर जनता के मन में कोई भी डाउट है तो उसे देश के वित्त राज्य मंत्री, जो कि पूरे कोविड में जनता और सरकार के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते रहे, उनसे बेहतर कोई हमें नहीं क्लियर कर सकता है। तो मैं इसीलिए आपसे उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सारे सवाल पूछूंगा। सर, आपने कई सारी स्कीम्स ये सरकार लेकर आ रही है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो लोगों के हित में है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 125 से ज्यादा स्कीम्स हैं, लेकिन ये स्कीम टाइम पर डिलीवर करें, इसके लिए क्या एक्शन प्लान होगा? देखिए, कंप्लायंस इस सरकार में पहले से बेहतर हुआ है। अकाउंटेबिलिटी भी तय की है और हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम है, पोर्टल है, उस पर भी हम पूरी तभी राज्यों को अगली किश्त देते हैं जब तक वो पिछला पैसा खर्च करते हैं। इससे राज्यों में स्पेंडिंग क्षमता भी बढ़ी है और इस बार भी सबको पता है कि हमने FRBM एक्ट में छूट देकर जो राज्यों को 3% से ऊपर बढ़कर 5% तक पैसा लेने की बात कही थी, बहुत सारे राज्यों ने वो बदलाव भी किए हैं। चाहे वो लोकल बॉडीज़ की बात हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो, पावर सेक्टर की बात हो, जो 3-4 क्षेत्रों में बदलाव करने थे, 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बात हो, तो 0.5 पॉइंट्स से सब पे 0.25 पॉइंट्स मिलने थे। तो 1% उसका मिलना था और 1% ओपन मिलना था। तो राज्यों ने उसको भी लिया है, राज्य भी स्पेंड कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी 34.5% ज़्यादा और खर्च करने वाली कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो ये स्कीम्स के माध्यम से जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, आप देखेंगे हमने महामारी के समय भी 1 करोड़ से ज़्यादा खर्च उस पर अभी तक कर लिया है। ये अपने आप में दिखाता है कि हमारी क्षमता बढ़ रही है खर्च सर, मैं और आगे और बढ़ेगी। जी, सिस्टम ऐसे तय करेंगे कि और खर्चा। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं सर, अभी TV9 ने एक बंगाल कॉन्क्लेव किया, तो वहां पर एक हमारे साथ जुड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वाटर टैप्स के लिए बंगाल की सरकार को हमने कमिटमेंट दिया, हमने पैसा भी दिया, लेकिन उन्होंने उसका हाफ अमाउंट यूटिलाइज किया, उनके हित में बावजूद इसके हाफ अमाउंट यूटिलाइज किया। अब हेल्थ सेक्टर में आपने करीब 137% का हाइक दिया है, जो कि सबसे जरूरी है अभी, लेकिन अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा स्टेट लेवल पर, इसके लिए क्या किया जाएगा सर?
इसके लिए सबसे पहले तो 2-3 महीने बाद जब चुनाव होंगे तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो जो अब तक वहां पे ममता जी रुकावट लाती हैं, मैं हर स्टेट की बात केंद्र कर रहा की हूं, योजनाओं को लागू नहीं कर पाती। जी सॉरी, मैं हर स्टेट की बात कर रहा हूं सर, बंगाल एग्जांपल था बस। नहीं, चलिए हर स्टेट की बात कर लेते हैं। तो हर राज्य में राज्यों को ही लाभ है कि जितनी ज़्यादा केंद्र की योजनाएं मिले तो राज्य का उतना अपना खर्चा कम होता है। और केंद्र का फोकस कहाँ पर है? हेल्थ केयर पर है। स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी तो कौन राज्य नहीं चाहेगा। अब ममता जी ने आयुष्मान भारत को लागू नहीं किया तो बंगाल के लोगों का नुकसान हुआ। पीएम किसान सम्मान निधि नहीं लागू किया तो बंगाल के किसानों को लाभ नहीं मिल पाया। तो इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय है कि हम तो राज्यों की मदद कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रहे हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर हम विश्वास रखते हैं जी। लेकिन अगर राज्य ही संकोच करते हो पैसा खर्च करने में तो उसमें तो वहां की जनता को भी थोड़ा जागरूक रह के जवाबदेही राज्य की सरकारों की तय करनी पड़ेगी। जी अनुराग सर, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन ना हो। इस देश के पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनमें से एक चीज जो है वो मन में आ रही है बार बार। हालांकि उससे पहले मैं उसका प्रिल्यूड जो में है, आपने एक बहुत अच्छा काम किया है एनपीए की रिकवरी को लेकर। वो जो आपने बताया है कि एक सेपरेट एजेंसी बनेगी जो बैड एसेट्स को टेक केयर करेगी, लेकिन साथ में एक और चीज है कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का डिसइन्वेस्टमेंट होगा। अब जिन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट की देश में शुरुआत की वो ये सवाल रख रहे हैं कि, मैं अंग्रेजी में कोट करता हूं, they are ensuring that public sector banks are bleeding till they are sold off to private companies. इस पर आपका रिएक्शन? मैं पहली बात तो कहूं, अगर बैंक कोई अच्छा नहीं चल पा रहा तो ये कहां से न्याय होगा कि देश की जनता का जो गाड़ी कमाई का पैसा टैक्स के माध्यम से आता है या भारत सरकार कर्जा लेकर उन बैंकों की कैपिटलाइजेशन करती रहे। बैंकों को डुबाने का काम इन्हीं पूर्व वित्त मंत्री जी ने किया था। जब हमारी सरकार ने आके एसेट क्वालिटी रिव्यू करवाए, सही एनपीए जनता के सामने रखे और 5 लाख करोड़ रुपए हमने बैंकों में कैपिटल इन्फ्यूजन किया, तब जाकर भारत के बैंक खड़े हो पाए। पीसीए फ्रेमवर्क से तो तब निकले हैं। और अब अगर हम उनको अपने पांव पर खड़ा करने के बाद कहते हैं कि इनमें से 2 बैंकों को और 1 इंश्योरेंस कंपनी को बेचा जाएगा तो इसमें बुराई क्या है? इसमें उनके कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, बैंकिंग व्यवस्था और सुदृढ़ होगी, जो नया खरीदार आएगा उसको और मजबूत करेगा। मेरे 2 सवाल हैं और आप इसको प्लीज उस समय में प्लीज जवाब दे दें क्योंकि मैं जानना चाहता हूं, ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए। पहला तो कि अभी सितंबर 2020 में लोकसभा में ये कहा गया था कि सरकार की तरफ से कि 1.06 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो अपने होम टाउन चले गए, और ये भी कहा गया कि जो 21 मिलियन सैलरीड एम्प्लॉयज हैं उनकी नौकरियां चली गई हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि इनको वापस लाने के लिए, इनके जॉब्स के लिए इस बजट में क्या है? और दूसरा सवाल ये है कि जो कंपनी चाइना से भारत आना चाह रही हैं, एक रिपोर्ट हमने पढ़ी कि वो वियतनाम भी जा रही हैं, बहुत सारी कंपनीज भारत में नहीं आ रही हैं, इनको लाने के लिए इस बजट में क्या है? ये 2 सवाल हैं सर। देखिए, पहले तो भारतीय अर्थव्यवस्था में लोगों का विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है, इसीलिए एफडीआई भी रिकॉर्ड पिछले कुछ महीनों में कोविड के समय भी आई। दूसरा देखा जाए जो हमारी स्कीम्स है उसका लाभ भी मिल रहा है। मोबाइल में हमारी केवल 2 कंपनियां थी, आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल निर्माता बन चुके हैं। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में लोग निवेश करेंगे। 10 सेक्टर्स उसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसके अलावा जो 60 टेक्सटाइल पार्क बनेंगे वहाँ पर भी लाखों लोगों को रोजगार के अवसर होंगे। इसी तरह से जो बल्क ड्रग पार्क आ रहे हैं, मोबाइल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक पार्क आ रहे हैं, उसमें भी हज़ारों लोगों को रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। ये सारी योजनाएं बहुत ज़्यादा रिसर्च, प्लानिंग और इंडस्ट्री की फीडबैक लेने के बाद की गई हैं, जिससे रोजगार उत्पन्न होंगे। और इसमें मैं इतना ही कहूँगा, जो लोग अपने कर्मचारियों को वापस रख रहे हैं उनमें उनका ईपीएफओ का, कर्मचारी भविष्य निधि का पैसा केंद्र सरकार दे रही है, 2 साल तक देने वाली है। इसलिए लोग वापस अब अपने लोगों को काम पर रख रहे हैं जो गए भी थे। अनुराग बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनुराग सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत आभार। TV9 के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर है सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जितना काम करेगी, भारत का भविष्य उतना ज्यादा उज्जवल होगा। अब MSME सेक्टर यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम
उद्यम की बात करते हैं, जिसे भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र कहा जाता है। देश की इकोनॉमी का 1/3 इसी पर निर्भर करता है और यही सेक्टर करीब 50% लोगों को रोजगार भी देता है। एमएसएमई सेक्टर को विकसित करने के लिए इस बजट में 15,700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार अगले कुछ वर्षों में एमएसएमई सेक्टर को 5 करोड़ नौकरियां पैदा करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार का लक्ष्य आर्थिक विकास में एमएसएमई के योगदान को मौजूदा 30वीं सदी से बढ़ाकर 40% पर पहुंचना है, क्योंकि तभी देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर देख सकता है। वहीं एमएसएमई की निर्यात में भागीदारी भी 48% से बढ़ाकर 60% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जाहिर है, जब छोटे और मध्यम उद्योग मजबूत होंगे तो इकोनॉमी मजबूत होगी और एक्सपोर्ट भी ज्यादा होगा। इसीलिए वित्त वर्ष 2021-22 में इंफ्रास्ट्रक्चर और एमएसएमई के लिए थोड़ा बड़ा बजट बनाया गया है। इस बुलेटिन की शुरुआत में हमने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा काम होने का सीधा संबंध है रोजगार के अवसर से। अब आपको यहां एक डेटा दिखाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.1% रही, जो 45 साल में सबसे ज्यादा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की कुछ दिन पहले आई रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर से दिसंबर 2019 के बीच भारत में बेरोजगारी दर 7.5% हो गई। इसीलिए बजट में सरकार का मेन फोकस ढांचा को मजबूत करने पर है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हो सके। इसके अलावा रोजगार के लिए बजट में यह ऐलान किया गया कि विदेशों में जॉब के लिए ब्रिज कोर्स शुरू किए जाएंगे। विदेशों में शिक्षक, नर्स, मेडिकल असिस्टेंट की डिमांड ज्यादा है, इसीलिए कौशल निर्माण के लिए ब्रिज कोर्स शुरू किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कौशल विकास और प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से युवाओं को तैयार करने के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी शुरू की जाएगी। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सरकार ज्यादा खर्च क्यों करना चाह रही है, इससे आम लोगों का क्या मिलेगा? क्योंकि आम जनता तो ये चाहती है कि अभी हमें क्या मिला, इस बारे में हमने देश के जाने माने एक्सपर्ट से बात की। आइए देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बहुत महत्व दिया है। आज की तारीख में हमने 8,500 किलोमीटर के जो रास्ते बनाए हैं और इसके साथ अभी 11,000 किलोमीटर से जो अगले 2 साल में 11,000 किलोमीटर के जो रास्ते बनेंगे, उससे जॉब क्रिएशन तो काफ़ी होगा। उसके जो अलाइड सेक्टर है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी और लॉजिस्टिक सेक्टर पूरी तरह से बदली हो जाएगा। और अब बात करते हैं केंद्र सरकार के बजट में देखी सबसे बड़ी फिक्र की, यानी सेहत की फिक्र की। इस वक्त कोरोना काल में देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है 130 करोड़ भारतीयों का स्वास्थ्य, और यही वजह है कि इस बार बजट में स्वास्थ्य सेक्टर कई पायदान उठकर ऊपर आ गया। वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए से लेकर पूरे हेल्थ केयर सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए बजट में आवंटित की जाने वाली रकम में 2.25 गुना से ज्यादा इजाफा किया गया है। इसकी जरूरत समझिए। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। कोरोना महामारी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने जितनी बड़ी चुनौती पेश की, उससे सरकार को कई सबक मिले और इसी का नतीजा है हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बजट में 137% तक की बढ़ोतरी की गई। पिछले साल के 94,452 करोड़ रुपए के मुकाबले 2021-22 के बजट में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए 2,23,846 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खुशी की बात यह है कि बजट में हेल्थ के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, क्यूरेटिव एस्पेक्ट और जो वेलबीइंग है यानी होलिस्टिक हेल्थ, इसको बहुत प्रमुखता से, बहुत गहराई और अध्ययन के बाद इसकी चिंता की गई है। कोरोना ने पूरे देश के बजट को एक तरह से हेल्थ बजट में तब्दील करके रख दिया, जिससे न सिर्फ मौजूदा वक्त बल्कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने की तैयारियां करने में मदद मिलेगी। क्योंकि कोरोना का प्रकोप कम भले ही हुआ, लेकिन कोरोना अभी परास्त नहीं हुआ। Fight against COVID-19 continues into 2021. इस जंग में हिंदुस्तान कमजोर न पड़े, कोरोना के खात्मे के लिए शुरू हुआ वैक्सीनेशन और जोर शोर से हो। ये ध्यान में रखते हुए कोविड वैक्सीन के लिए अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। I am committed to provide further funds if required.
देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को चपेट में लेने वाले और 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान लेने वाले कोरोना वायरस ने सेहत को लेकर हमारे और आपके नज़रिए को बदल दिया है। और जैसी चुनौतियां सामने आई, उसने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार की सोच भी बदली है। क्योंकि कोरोना न तो दुनिया की पहली महामारी है और न ही आखिरी। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए बजट में 6 साल के लिए 64,180 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का भी ऐलान किया गया है। इस योजना के तहत मुख्य रूप से क्या किया जाना है, अब आप वो जान लीजिए। 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी हेल्थ और वेलनेस सेंटर के लिए सपोर्ट और 11 राज्यों में सभी जिलों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब और 3,382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट स्थापित करना, 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित करना, NCDC यानी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगर स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को सुदृढ़ करना, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल का सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार ताकि सभी पब्लिक हेल्थ लैब को जोड़ा जा सके, पॉइंट ऑफ एंट्री यानी 32 एयरपोर्ट, 11 बंदरगाह और 7 लैंड क्रॉसिंग्स पर मौजूदा 33 पब्लिक हेल्थ यूनिट मजबूत करना और 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट को चालू करना, 15 आपातकालीन स्वास्थ्य ऑपरेशन केंद्र और 2 मोबाइल अस्पताल बनाना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ की स्थापना करना, 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की स्थापना करना। उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। जो हम लोग कह रहे थे बहुत दिनों से कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है 60 to 70% एक पुअर जनता को, जिससे वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाता है। ये कदम खास तौर से जो 75,000 क्लिनिक बढ़ाने का और इसके अलावा लैब्स बढ़ाने का, इसके इंफॉर्मेशन सेंटर बढ़ाने का, ये सारी चीज़ें विल गो ए लॉन्ग वे। बजट में न्यूट्रिशन यानी पोषण पर भी फोकस किया गया है। 2,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का आपस में विलय कर देगी और मिशन पोषण 2.0 को लॉन्च करेगी। 112 जिलों के लिए एक गहन रणनीति अपनाई जाएगी। बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन के लिए फंड में 2 गुने से ज़्यादा का इजाफा किया गया है। इसके दूसरे चरण में 2021 से 2026 तक 5 साल में 1,41,678 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन शुरू होगा। कोरोना की वजह से बजट में सबसे ज्यादा जोर हेल्थ केयर सेक्टर पर दिया गया है, लेकिन इसके अलावा किस मंत्रालय को बजट में कितना आवंटन किया गया है, अब वो देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के लिए 54,500 करोड़ से ज्यादा दिए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो करीब 93,224 करोड़ रुपए। रेल मंत्रालय के लिए 1,10,000 करोड़ से ज्यादा। सड़क और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1,18,000 करोड़ से ज्यादा आवंटन हुआ है। बजट में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1,31,500 करोड़ रुपए मिले। गृह मंत्रालय को 1,66,000 करोड़। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2,56,948 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय के लिए बजट में 4,78,196 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है और यह सभी मंत्रालय को मिली बजट राशि में सबसे ज्यादा है। और यह माने कि रक्षा मंत्रालय में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाया गया है, यानी कि जो हमें डिफेंस इक्विपमेंट और अस्त्र शस्त्र खरीदते हैं उसके लिए। इस बजट से कॉर्पोरेट जगत खुश है, शेयर बाजार बम बम। लेकिन एक वर्ग है जो निराश है और वो है देश का मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग, जिसे सीधे तौर पर कुछ खास नहीं मिला है। व्यक्तिगत आयकर यानी इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। सबसे ज्यादा 80C में बदलाव की मांग की जा रही थी, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं किया गया। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अब तक यही चलन में रहा है। अब तक इनकम टैक्स में छूट और टैक्स स्लैब में बदलाव को ही मिडिल क्लास फ्रेंडली बजट माना जाता रहा है। लेकिन अब हमें टैक्स में छूट वाला चश्मा हटाने की आवश्यकता होगी। भले ही सीधे तौर पर आम लोगों के बटुए में गुलाबी नोट नहीं डाले गए हैं, लेकिन आम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और देश को मजबूत करने के लिए बजट में हर अहम फैसले लिए गए।
बजट में स्वास्थ्य, सेहत और स्वच्छता को प्राथमिकता दी गई है। इसको टैक्स के नज़रिए से अगर उस चश्मे से आप देखेंगे तो मैं समझूंगा कि आज के सिनेरियो में वो गलत है, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है, हमारी क्या पूरे वर्ल्ड की नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ है, जिसको हमें संभालना भी है, हमें उसकी बेंचमार्क को भी लेके आना है, प्लस हमें पॉजिटिव भी करना है। आईएमएफ ने आपने अगर देखा होगा कि आईएमएफ ने 11% ग्रोथ प्रोजेक्ट की है 21-22 के लिए, तो वो कुछ सोच के हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए करी है, तो वो कुछ सोच के की होगी। और आप ने अगर देखा होगा तो आज जो भारत का, जो मोदी जी का जो पूरा ध्यान है वो स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए है। देखिए, कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो कोरोना महामारी के समय हेल्थ सेक्टर ने ही देश को बचाया और आगे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसे और मजबूत करने की आवश्यकता है। यही महाभारत में बताया गया है कि धर्म है जिसे सरकार निभा रही है। सरकार ने पहले स्वास्थ्य, सेहत, जीवन और अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य, सेहत, जीवन को चुना और अब इसे ही आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का आधार बना रही है। हालांकि इसमें भी सरकार ने बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखा है। 75 वर्ष या ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को आईटीआर भरने और पेंशन से हुई कमाई पर छूट देने का ऐलान किया गया। देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले इस बजट में बड़ी फिक्र किसानों की है। बीते 2 महीने से ज्यादा वक्त केंद्र सरकार से नाराज किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर बैठे हैं और सरकार ने नए कृषि कानून को किसान विरोधी बता रहे हैं। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए इस छवि को बदलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी और एपीएमसीज को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों के लिए पूरी तरह समर्पित भी। निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने एग्रीकल्चर क्रेडिट यानी कृषि सेक्टर से जुड़े ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस को बढ़ाते हुए पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर रखा गया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस काबुली चने पर 30%, मटर पर 50%, मसूर की दाल पर 5% और रुई पर 5% बढ़ा दिया गया। हालांकि सरकार ने इस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी हटा दी है। ऐसे में कीमत पर सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन किसानों को आने वाले समय में इसका सीधा लाभ मिलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ेगा और मंडियां मजबूत होंगी। हम अपने विश्लेषण में भी आंकड़ों से बताएंगे कि नया कानून किसानों के लिए फायदेमंद है और पिछले 6 वर्षों में सरकार ने मंडियों से खरीद बढ़ाई। पहले आपको वित्त मंत्री का बयान सुनाते हैं। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-14 was 33,874 crores. In 2019-20, it was 62,802 crores. And even better, Honorable Speaker, in 2020-2021, this amount paid to farmers was 75,060 crores. कृषि विशेषज्ञ भी इसे किसानों के लिए फायदेमंद बता रहे हैं। देखिए, भारत सरकार की करीब 125 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उसमें करीब 40 स्कीम ऐसी हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्पैक्ट करती हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे एरिए पे इस सरकार ने कोशिश करी है कि बहुत सारे जो रूरल एक्टिविटीज़ हैं उसको एक्टिवेट किया जाए, और उनकी ज़रूरत भी है क्योंकि अभी तक पूरा फोकस था प्रोडक्शन में। इस बार पूरा फोकस है इनका पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को लेके, और जो प्रोडक्शन में था जैसे सब्सिडी वगैरह होती है फर्टिलाइज़र वगैरह की, वो तो रहेंगी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में भी काफ़ी फोकस है इस बजट में। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियों को लेकर किसानों की आशंका को खारिज किया, क्योंकि आंदोलनकारी किसान जिन बातों को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित हैं उनमें एमएसपी और मंडी का मुद्दा प्रमुख है। आम बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने एमएसपी को बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना कर दिया है। गेहूं के लिए किसानों को 75,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। वित्त मंत्री के मुताबिक इससे गेहूं उगाने वाले 43 लाख किसानों को एमएसपी के तहत सरकारी खरीद से लाभ हुआ, जो संख्या सिर्फ
पहले सिर्फ 35.57 लाख थी। वहीं धान की खरीद के लिए भी सरकार ने 1,72,752 करोड़ रुपए खर्च किए और दालों के लिए 10,503 करोड़ का भुगतान किया। जाहिर है मोदी सरकार के समय हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है। दाल, गेहूं, धान समेत सभी फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। लेकिन वित्त मंत्री जब ये बता रही थी तब विपक्ष सदन में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था। शायद वो ये जानकर भी अनजान बने रहे थे कि सरकार ने पिछले 6 वर्षों में न सिर्फ एमएसपी बढ़ाई बल्कि मंडियों से खरीद में भी बड़ा इजाफा किया। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। 2013-14 में मंडियों से गेहूं खरीद पर 33.8 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि 2020-21 में 75,000 करोड़ रुपए। ये महज 6 वर्षों में 121% की बढ़ोतरी है, जिसे विपक्ष और किसान नेता जानने और समझने को तैयार नहीं है। इससे भी बड़ा आंकड़ा धान की खरीद को लेकर है। 2013-14 में मंडियों से 63.9 हजार करोड़ रुपए की धान की खरीद हुई है। वहीं 2020-21 में धान खरीदने के लिए सरकार की तरफ से 1.73 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। मतलब 6 वर्षों में धान की खरीदारी में 170% का इजाफा हुआ है। देश भर के किसानों के लिए भी इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि नए कानून से ना तो मंडियां खत्म होंगी और ना ही एमएसपी। सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में कायम है। अगर सरकार की नीयत इसे खत्म करने की होती तो गेहूं और धान की खरीद में 170% तक की बढ़ोतरी नहीं होती। आमतौर पर चुनावी साल में बजट के कई सारे ऐलान किए जाते हैं। अप्रैल मई में देश के कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आज विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने सड़क निर्माण को लेकर जो घोषणाएं की वो चुनावी हैं। I borrow the words of Rabindranath Tagore. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. संयोग है या प्रयोग नहीं कहा जा सकता, लेकिन वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियों का उल्लेख किया। Faith is the bird that feels the light. पश्चिम बंगाल के अलावा असम, केरल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बजट में भी इन राज्यों का विशेष जिक्र हुआ। निर्मला सीतारमण ने इन चारों राज्यों के लिए स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की घोषणा की। तमिलनाडु में 3,500 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का निर्माण होगा, जिसमें 1,30,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके तहत मदुरई कोल्लम कॉरिडोर और चित्तूर थैचूर कॉरिडोर बनवाया जाएगा, जो कि अगले साल शुरू हो जाएगा। इसी तरह केरल में भी 1100 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे के निर्माण का ऐलान हुआ, जिसमें 65,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल के लिए 6700 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के निर्माण की घोषणा की। इसके लिए सरकार 25,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि असम में भी अगले 3 सालों में करीब 1300 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हो जाएगा, जिसके लिए 34,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। असम और पश्चिम बंगाल के चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण के लिए भी 1,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये योजनाएं खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए होंगी। कांग्रेस का आरोप है कि बजट में जानबूझकर चुनावी राज्यों का जिक्र किया गया है, लेकिन पब्लिक सब समझती है। As expected, the finance ministers paid special attention to election-bound states. She announced large capital outlays. Let me repeat that word, outlays, for Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Assam. People are not fools. They know that the proposals are only outlays and the actual expenditure will happen only after the schemes are approved and over a period of several years, depending upon the pace of implementation. 4 राज्यों में इलेक्शन है, तमिलनाडु, केरल, असम और बंगाल, और मोदी जी की याद है कि चारों राज्यों के रोड की कमी है, तो इसलिए बजट में चारों राज्यों की बहुत सारे रोड देने की वादा किया गया है, तो ये रोड फॉर वोट बना दिया। कांग्रेस के इस आरोप पर हमने सरकार से भी सवाल किया। झांसी में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, तो झांसी कहां पर है? तमिलनाडु में है क्या? उत्तर प्रदेश में है ना। पूरा काशी से जो बना है इलाहाबाद का 6 लेन, वो कहां बना है? उत्तर प्रदेश में बना है ना। और जो पूरा यमुना एक्सप्रेसवे बना है, पहले गंगा पर
बिहार में 2 पुल होते थे, अब 6 पुल बन रहे हैं। ये बिहार क्या केरला में है क्या? तो ये सब तक काम हमने किया है ना, और भी करना है, कमिटमेंट तो वही है। आज भी तो आपने देखा होगा कि 8000 किलोमीटर के पूरे नेशनल हाईवे को बनाने की बात की है, पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात की है, पूरे जो डिस्कॉम है पावर सेक्टर में उनके लिए सहयोग देने की बात की गई है। तो तमिलनाडु हो या आसाम हो या केरल हो या बंगाल हो, वो भारत के ही ना अंग हैं। पश्चिम बंगाल और असम में तो बीजेपी सीधे मुकाबले में है। अब वो केरल और तमिलनाडु में भी सड़क के रास्ते आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। एक सच्चाई यह भी है कि हाईवे निर्माण को लेकर देश के हर राज्य में काम जारी है। विपक्ष के आरोप पर हमने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी बातचीत की। गडकरी जी, आज का जो बजट आया है और सबसे इसमें जो जोर दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जोर दिया गया है, आपका मंत्रालय है, लेकिन जो 4 राज्य हैं चुनावी राज्य, वहाँ ज़्यादा जोर दिया गया है। इसको लेकर थोड़ा लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं। देखिए, मैं 4 राज्यों की उल्लेख केवल वित्त मंत्री ने किया है। हम बिहार में 2 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में 2 लाख करोड़ के कर रहे हैं, महाराष्ट्र में 3-3.5 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, कर्नाटक में 2.5 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, तेलंगाना आंध्र में कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं, सभी जगह कर रहे हैं। अब वित्त मंत्री सभी राज्यों को तो पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ, केवल उन्होंने पढ़ा है। पर हम सब राज्यों में काम कर रहे हैं और 5 साल के अंदर वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश को मिलेगा। और राजस्थान में मैं 2.5 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ, तो ये गलत बात है। सब जगह पर हम काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि जिन राज्यों को जो राज्य अछूता, खास करके कन्याकुमारी से मुंबई वाला जो आपने प्रोजेक्ट बताया, उस तरह के प्रोजेक्ट में अभी जोर देने से देश को और बूस्ट मिलेगा, तरक्की होगी? देखिए, केरल में पूरा जाता ही है और 65,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 40,000 करोड़ केवल केरल में है, तो केरल पूरा मुंबई से कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सूरत से अहमदनगर से सोलापुर नया रोड बना रहे हैं, तो जो लोग दिल्ली से या पूरे उत्तर भारत से कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, केरला जाते थे, अब वो डायरेक्ट ये पूरा ट्रांसपोर्ट जाएगा, तो मुंबई और पुणे का पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। बजट में राष्ट्रीय रेल योजना 2030 का भी ऐलान किया गया है। रेलवे के लिए 1,10,000 करोड़ मतलब 10,055 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि रेल योजना का मकसद भविष्य के लिए रेलवे के सिस्टम को तैयार करना है, ढुलाई के खर्च में कटौती करना है और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। इसके तहत जून 2022 तक वेस्टर्न एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को तैयार कर लिया जाएगा। इसके अलावा शहरों में मेट्रो ट्रेन सर्विस और सिटी बस सर्विस को बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किए जा रहे हैं। फरवरी 2016 में रेल बजट और आम बजट आखिरी बार अलग अलग पेश किए गए थे। उसके बाद से रेल बजट देश के आम बजट के साथ पेश किया जाता है। इस बार रेलवे को 1,10 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जो कि पिछली बार करीब 38,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। पिछले बजट में सरकार ने रेलवे को 72.21 हजार करोड़ रुपए दिए थे। दरअसल कोरोना काल में टिकट कैंसिल करने के कारण रेलवे को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा था। रेलवे ने कोरोना के चलते 1,78 लाख से ज्यादा टिकट रद्द किए थे और इसके कारण रेलवे को 2,727 करोड़ रुपए की रकम यात्रियों को लौटानी पड़ी। इस वजह से यात्रियों से होने वाली रेलवे की कमाई 87% तक घट गई थी। और आगे देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। पीएम मोदी ने बजट के लिए वित्त मंत्री सीतारमण को दी बधाई। बोले, बजट से आम लोगों के जीवन में आएगा बदलाव, बजट में आत्मनिर्भरता का विजन। बजट पर टीवी 9 भारतवर्ष से बोले अनुराग ठाकुर, देश को आत्मनिर्भर बनाएगा बजट। हमने जान और जहान दोनों को बचाने की कोशिश की। डीजल पर 4 रुपए और पेट्रोल पर 2.5 रुपए लगा कृषि सेस। इससे ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा ज्यादा बोझ। तेल पर एक्साइज घटाकर काम चलाएगी सरकार। इस बार के बजट में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं। 75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को राहत, पेंशन के लिए नहीं भरना होगा रिटर्न। मोदी सरकार के बजट पर विपक्ष का निशाना। राहुल बोले, पूंजीपति दोस्तों को सौंपी देश की संपत्ति। ममता और केजरीवाल ने जन विरोधी बताया। देश के बजट में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पर जोर। विदेशी सामानों पर बड़ी कस्टम ड्यूटी। बाहर से आने वाली गाड़ियों पर और मोबाइल महंगा, सोना चांदी सस्ता। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। आज से आम मुंबईकरों को बड़ी राहत मिली है।
मुंबई में लोगों के लिए लोकल ट्रेनें फिर से शुरू हो गई हैं। अभी 2 शिफ्टों में ही ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इसके लिए पिछले हफ्ते ही आदेश जारी कर दिया गया था। अब तक केवल जरूरी सेवाओं के लिए ही लोकल ट्रेनें चल रही थीं। इस दौरान कोविड-19 नियमों का पालन करना होगा। देश में कोरोना मरीजों के गिरते ग्राफ और बढ़ते रिकवरी रेट ने एक बार फिर राहत की खबर दी है। देश में पहली बार कोरोना रिकवरी रेट 97% के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 11,427 नए मामले ही सामने आए हैं, जबकि ICMR का कहना है कि देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 5 लाख से ज्यादा कोरोना जांच की गई है। और अब देखते हैं जो है सो है। लक्ष्मी जी की आरती में वो लाइन आपको याद है ना, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता, जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी जी हो तो लक्ष्य दूर नहीं होता, ये हम सब ने महसूस किया है। बजट के बाद किसके चेहरे पर क्या नजर आ रहा है ये देखने निकला था। बीमार मुस्कुरा रहा था कि हेल्थ पर खर्च सरकार ने अब काफी बढ़ा दिया है। हाथ में कैनुला लगाए वो सोच रहा था कि शायद अब बीमारी से लड़ना आसान हो जाएगा। विद्यार्थी खुश दिखे, 100 सैनिक स्कूल खुलेंगे। किसान भी नाराज नहीं दिखा। नहीं, मैं उन आंदोलन करने वालों की बात नहीं कर रहा, बाकियों की। बहरहाल जब तक चेहरा देखकर मैं ये नतीजा निकालता कि सबसे ज्यादा ज्यादती किसके साथ हुई है, क्या बेचारे सैलरीड मिडिल क्लास के साथ, तब तक मैंने देखा कोई दुबका हुआ घबराया हुआ नजर आया। पास जाकर देखा तो कोरोना था। मैंने कहा क्या हुआ? बोला क्या करूं, अब मरना तय लग रहा है। मैंने कहा क्यों? वैक्सीन आई तब मरना तय नहीं लग रहा था। बोले अब मेरे ऊपर लक्ष्मी बम फोड़ा जा रहा है, इससे कोई नहीं बचता। वीरप्पन, ओसामा सब इसी ने तो मारे हैं। बजट पर, हेल्थ पर इतना खर्च करके सरकार ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। बाकी तो जो है सो है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।